हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है हिस्ट्री और मैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं सेमेस्टर 3। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन लिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेंबरशिप मेरा ज्वाइन किया है चैनल पे, मुझे सपोर्ट किया है, मेरे टीम को सपोर्ट किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा वीडियो है वो हिस्ट्री का जो है एकदम अंतिम वीडियो होने वाला है। हो सकता है एक या दो वीडियो और एक आ सके, हम लोग उस पर अभी काम करेंगे, लेकिन ये मेरे तरफ से अंतिम है। मैं अपने टीम के द्वारा देखूंगा कि अगर एक दो वीडियो हो सकता है तो और होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, रिवीजन टाइप का होगा, लेकिन ये जो वीडियो है एकदम अंतिम मान सकते हैं इसको। यह जो वीडियो है पब्लिक ही रहेगा ताकि और भी स्टूडेंट इसे देखकर मेरे चैनल को ज्वाइन कर सके और हमें और हमारे टीम को सपोर्ट कर सके। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि सेमेस्टर 3 ही सबसे इम्पोर्टेंट आपका सेमेस्टर है, क्योंकि सेमेस्टर 3 और 4 को ही जो नंबर आप लाओगे उसी को जोड़कर आपको 12 क्लास का रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो है देख सकते हैं, यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में एशिया और नए विश्व में उपनिवेशवाद का संक्षिप्त अवलोकन है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू कर देते हैं वीडियो को बिना वक्त गंवाए हुए। चलिए देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत किस युग के बाद मानी जाती है? तो प्लासी का युद्ध है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस शासन ने दी थी? तो जहांगीर ने। भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ था? तो 1947 में। भारत में पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार ने 1858 में किस अधिनियम के माध्यम से भारत का प्रशासन अपने हाथ में लिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कौन सा कर लगाया था? तो लगान लगाया था, ठीक है। और ब्रिटिश शासन में कौन सा कानून प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। भारत में रेलवे की निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश व्यापार और सैन्य उद्देश्यों को सुगम बनाना था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों पर कौन सा प्रणाली लागू की थी? तो उपयुक्त ये सभी इसका आंसर होगा। भारत में ब्रिटिश शासन और उपनिवेशी नियंत्रण के प्रमुख साधन मैंने ये क्या क्या थे? तो देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला विद्रोह कौन सा था? तो सन्यासी विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने किस नाम से पुकारा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहला रेलवे ट्रैक कहाँ बिछाया गया था? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। ब्रिटिश भारत में सबसे पुरानी नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी? तो मद्रास में। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला किसान विद्रोह कौन सा था? तो बंगाल का फराजी आंदोलन। ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में प्रभावित किया था? तो भारत को कच्चा माल आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बना दिया था। ब्रिटिश शासन में भारतीय किसानों की हालत खराब होने का मुख्य कारण क्या था? तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, सी और बी। ए बी सी तीनों ही आंसर है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया था? तो मैकाले की शिक्षा नीति 1835। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा कानून लागू किया था? तो रोलैट एक्ट 1819। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ था? तो कपड़ा उद्योग को। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे और टेलीग्राफ का विकास क्यों किया था? तो ब्रिटिश व्यापार और प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा
वर्ग सबसे अधिक लाभान्वित हुआ था? तो ये जमींदार। भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक शोषण से बचाने के लिए किस भारतीय नेता ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। भारत में रेलवे निर्माण में किस वर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ था? तो भारतीय कारीगर और हस्तशिल्प उद्योग का। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण। ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम के तहत किस प्रणाली को लागू किया था? तो द्वैत शासन को। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई दूर की गई थी? तो सती प्रथा। ब्रिटिश भारत में सबसे अधिक कर किस पर लगाया जाता था? तो कृषकों पर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सरकार में उच्च पद क्यों नहीं मिलते थे? तो नस्लीय भेदभाव के कारण। उसके बाद देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फूट डालो और राज करो। ब्रिटिश शासन में भारतीय समाज सुधारकों ने किन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय इतिहास में डिवाइन एंड रूल नीति को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को सरकारी नौकरियों से बाहर रखने के लिए कौन सा कानून पारित किया गया था? तो आर्म एक्ट 1878। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या बन गया था? तो ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। रैयतवाड़ी प्रणाली को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सी चीज़ का होता था? तो यह कपास और अफीम का। ब्रिटिश शासन के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो नील किसानों की समस्या से। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत किसानों को क्या कहा जाता था? तो पट्टेदार। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया था? तो वुड डिस्पैच 1854। साइमन कमीशन के विरोध में किस क्रांतिकारी ने बलिदान दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942 में। कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? माने 1907 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड व रोलट एक्ट के खिलाफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। स्वराज पार्टी का स्थापना किन नेताओं ने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1930 में लाहौर अधिवेशन में। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय समाज में विभाजन उत्पन्न करना। 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था। भारत में रेलवे का विकास ब्रिटिश सरकार ने क्यों किया था? तो भारत के कच्चे माल को ब्रिटेन तक पहुंचाने के लिए। बंगाल विभाजन को किस वायसराय ने लागू किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सबसे पहले कौन सा कर प्रणाली लागू की थी? तो अस्थाई बंदोबस्त। 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड मेकाले द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किसने प्रयास किया था? तो राजा राममोहन राय ने। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देना। हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार से। 1919 के रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिना मुकदमे के किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार कर लेना। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर कहाँ कैद किए गए थे? तो रंगून यानी म्यांमार में।
होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। भारत के विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत की गई थी? तो माउंट बेटन योजना। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा क्यों शुरू किया गया था? तो नील किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। अलीपुर बम कांड से कौन सा क्रांतिकारी जुड़ा था? तो अरविंद घोष। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड किस उद्देश्य से जारी किया? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन देने के लिए राजी करना। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो सिंगापुर में। ठीक इसी का इंग्लिश वर्जन आपका यहाँ पे मिल दिया हुआ है। मैं वीडियो को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप इसे देख लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट कि भारत का सर्वोच्च विविध दस्तावेज कौन सा है? तो भारतीय संविधान। भारत में विधि निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो विधायिका द्वारा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3। किसी अपराध को परिभाषित करने और सजा निर्धारण करने वाला प्रमुख कानून कौन सा है? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में। उसके बाद देखिए भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो 2। उसके बाद राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्षों का। भारत में किस सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को। धन विधेयक को संसद में सबसे पहले कहाँ पेश किया गया था? तो लोकसभा में। संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो 1 घंटा। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा कौन आयोजित करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग माने यूपीएससी। भारत में लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो मैक्स वेबर। नौकरशाही का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो नीतियों को लागू करना। उसके बाद देखिए भारत में पुलिस सेवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है? तो भारतीय पुलिस अधिनियम 1861। भारत में किस राज्य में पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था? तो आपका केरल में। उसके बाद देखिए भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो सन नो वरुण। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो 8 मई 1974 पोखरण में। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है? तो अनुच्छेद 123। कौन सा कानून संविधान के विरुद्ध जाने पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? तो संसद द्वारा पारित कोई भी कानून। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो उपयुक्त सभी जितनी भी शक्तियां हैं सभी उनको प्राप्त है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1950।
कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत कहाँ कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। उसके बाद भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुसार संसद में एक विशेष सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा सदन अस्थायी होता है और कभी भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा। संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करता है? तो 7वीं अनुसूची। राज्य विधानमंडल में कौन कौन से सदन होते हैं? तो विधानसभा और विधान परिषद। भारतीय प्रशासनिक सेवा की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उसके बाद हायरार्की की अवधारणा किस प्रशासनिक विचारक ने की थी? तो मैक्स वेबर ने। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में। गोपनीय रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन। भारत में नागरिक सेवाएं यानी सिविल सर्विस किसके अधीन आती है? तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। भारतीय पुलिस सेवा का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून व्यवस्था बनाए रखना। भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किसके उद्देश्य से किया गया था? तो आतंकवाद से निपटने के लिए। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को बिना न्यायालय की अनुमति के कितने घंटे तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो 24 घंटे तक। भारत में गुप्तचर ब्यूरो यानी आईबी का मुख्य कार्य क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा की निगरानी करना। उसके बाद भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? तो थल सेना प्रमुख। ठीक है। उसके बाद भारत का पहला परमाणु सक्षम पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत। ठीक है। अब इसका ठीक इंग्लिश वर्जन नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं कि उपनिवेशी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। भारत में उपनिवेशी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो डी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा दिया जाता था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव डाला था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। 19वीं शताब्दी में भारत के औद्योगिक पतन का मुख्य कारण क्या था? तो सी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्र उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या किया था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद है ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका ऑप्शन जो है ए नंबर सही होगा। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे शोषित किया था? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत से ब्रिटेन को धन की निकासी किस नाम से जानी जाती है? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद ब्रिटिश शासन में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो सी नंबर ऑप्शन सही है इसका। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। रैयतवाड़ी प्रणाली में करों का भुगतान कौन करता है? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। उपनिवेशी अर्थव्यवस्था के कारण भारत में किस वर्ग का उदय हुआ था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो ये ए नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन में भारत में रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद भारतीय रेल प्रणाली किसने विकसित किया था? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्रिटिश शासन में रेलवे का निर्माण का मुख्य लाभ किसे मिला था? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। भारतीय टेलीग्राफ प्रणाली की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
ब्रिटिश काल में किस उद्योग को सर्वाधिक नुकसान हुआ था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन में महलवाड़ी प्रणाली का संबंध किससे था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। महलवाड़ी प्रणाली मुख्यतः किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश कर नीति का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारतीय किसानों को महाजनों के चंगुल में धकेलने का मुख्य कारण क्या था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत का प्रमुख निर्यात क्या था? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में ब्रिटिश शासन से पहले किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तकला उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में ढाल दिया था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश काल में भारत में उद्योगों के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय श्रमिकों की स्थिति कैसी थी? तो सी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश राज में किस वर्ग को सबसे अधिक आर्थिक लाभ हुआ था? तो सी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय बैंकिंग प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका ऑप्शन जो है बी नंबर सही होगा। अंग्रेजों द्वारा किस कानून के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान किया गया था? तो सी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में किस प्रकार की मुद्रा प्रणाली लागू थी? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था बनाई थी? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। ब्रिटिश शासन में भारत में कौन सा कर सबसे अधिक लगाया गया था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन में भारत के आर्थिक शोषण का सबसे बड़ा उदाहरण क्या था? तो सी नंबर ऑप्शन सही है। 19वीं सदी में भारत में अंग्रेजों ने किस प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित किया था? तो डी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन में भारतीय व्यापारियों की स्थिति कैसी थी? तो सी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कच्चा माल कौन सा था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। 1867 में धन का निष्कासन की अवधारणा किसने दी थी? तो ए नंबर ऑप्शन सही है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना सबसे पहले किस भारतीय नेता ने किया था? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष ब्रिटिश आर्थिक शोषण का विरोध किया था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। भारतीय स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये ए नंबर सही होगा आंसर। उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश आर्थिक नीति के चलते भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदल गया था? तो ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्रिटिश शासन के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। भारत में आर्थिक योजना की अवधारणा किसने पेश किया था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण से बचने के लिए भारतीय नेताओं ने कौन सा उपाय अपनाया था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कृषि की स्थिति कैसी थी? तो सी नंबर ऑप्शन सही है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव क्या था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। भारत में ब्रिटिश राज के तहत कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की अवधारणा मुख्य रूप से किसके बारे में थी? तो ए नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किस प्रणाली के तहत कर वसूली जाता था? तो इसका जो होगा ऑप्शन जो है ए नंबर सही है। ठीक है, बाकी सब मैं वीडियो स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। काफ़ी बड़ा वीडियो बनते हुए जा रहा है। ठीक है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ लगेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। पढ़ते जा रहा हूँ तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर इसको मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा, नेट इशू होने लगेगा फिर।
चलिए सेम टू सेम इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए आप लोग। तो चलिए यहीं पे हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।